दोस्तों नमस्कार। आप और आपका परिवार अक्सर प्रोसेस्ड फूड अपने किचन में इस्तेमाल करता होगा। अगर आप किचन में इस्तेमाल नहीं करते तो जब मेहमान आते हैं या आपकी डाइनिंग टेबल पे या गेस्ट जब आते हैं उनको सर्व करने के रूप में आप प्रोसेस्ड फूड का जरूर इस्तेमाल करते हो। इसमें मिठाइयाँ हो सकती हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, इसमें चिप्स हो सकते हैं, इसमें बिस्किट्स हो सकते हैं, इसमें नमकीन हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकती है। मैं जिन 20 कंपनियों के बारे में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं उसमें कोई ना कोई कंपनी का प्रोडक्ट तो आपकी किचन में जरूर होगा। आपको पता है कि जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेके आते हैं क्या वो वास्तव में हेल्दी है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं। आज सवाल इस बात का है। आज की वीडियो की चर्चा का मुद्दा यह है कि जो भारत की 20 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में करीब 35 से 40% के बीच में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर रखती हैं, वो वास्तव में कंज्यूमर्स को क्या खिलाती है। मतलब आप और हम क्या खाते हैं इन बड़े बड़े ब्रांड्स को खरीद कर, क्या वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है जिसमें ये बताया गया है कि ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट कमाने के लिए अनहेल्दी फूड को कंज्यूमर्स को देती है। इस बात को आपको समझना है। अब ये अनहेल्दी फूड देने वाली कंपनियां कौन सी हैं, मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको, और उन कंपनियों से हम और आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, इसकी चर्चा भी करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर ब्रांड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो ऐसा ना हो कि आपका फेवरेट ब्रांड छूट जाए। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा अपने परिवार में, बच्चों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, क्योंकि हर इंसान को हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो सेहत आप ही की होगी। एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी मेरा प्रोफेशन रहा है। फूड कंपनियों में मैंने काम किया है और फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन को लेकर हमेशा मुद्दे विवादास्पद रहे। और वो क्यों रहे हैं, उनका कारण है पीछे मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी। ज्यादातर कंपनियां जो स्नैक फूड बनाती हैं आप देखेंगे कि वो सबसे सस्ता रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं। उसमें चीनी खूब होगी, उसमें या तो खूब सारा आटा मैदा होगा या मक्का होगा या जो भी सबसे सस्ता रॉ मटेरियल जैसे आलू। आपको हमेशा प्रोसेस्ड फूड कंपनियां सबसे सस्ता मटेरियल इस्तेमाल करके इन द नेम ऑफ वैल्यू एडिशन महंगे दाम पे कंज्यूमर्स को बेचना होता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। लेकिन हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए आज की चर्चा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिन 20 कंपनियों की मैं आपसे बात कर रहा हूं और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उनमें से कितनी कंपनियां हैं जो प्रोसेस्ड फूड अच्छी क्वालिटी का बेचती हैं। जो स्टडी हुई है, ये एक स्टडी जो भारत सरकार को करनी चाहिए थी, हमारे यहाँ फूड सेफ्टी अथॉरिटी को करनी चाहिए थी, कंज्यूमर मंत्रालय को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एक नीदरलैंड में बेस्ड एजेंसी ने भारत के प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया। 20 कंपनियों के करीब 1901 प्रोडक्ट, 1901 प्रोडक्ट उन्होंने एनालाइज किए और ये बताया कि 76% जो प्रोडक्ट हैं वो लेस हेल्दी प्रोडक्ट हैं, मतलब वो सेहत के लिए अच्छे नहीं। लेकिन जब आप बात कर रहे हो 76%, मतलब 1500 प्रोडक्ट 20 कंपनियों के अनहेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि उनसे प्रॉफिट बनता है। इस बात को आपको समझना होगा। 19 ऑफ 20 कंपनीज, 20 में से 19 कंपनियां हैं जो अपना व्यापार अनहेल्दी फूड बेचकर करती हैं, मेजॉरिटी में। और इनमें नाम कौन कौन से, अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। शुरुआत करते हैं कि सबसे हेल्दी कैटेगरी में पहले कौन आता है। हेरिटेज फूड, ये हैदराबाद की कंपनी। ये कंपनी है जिसका प्रॉफिट जो है 50% से ज्यादा का रेवेन्यू हेल्दी फूड से आता है, हेल्दी प्रोडक्ट से आता है। उसमें भी बाकी प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे 50% से ज्यादा का जो रेवेन्यू है वो हेल्दी प्रोडक्ट से हेरिटेज लेती है। उसके बाद एक और साउथ की कंपनी है हटसन एग्रो, ये भी डेयरी कंपनी है। हेरिटेज फूड भी डेयरी कंपनी है। मदर डेयरी का भी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी हेल्दी कैटेगरी में आता है।
लैक्टेलिस, ये फ्रांस की कंपनी है, ये भी डेयरी कंपनी है, इसके भी प्रोडक्ट जो है वो हेल्दी माने जाते हैं। केएमएफ नंदनी, ये कोऑपरेटिव है कर्नाटक की, इसके प्रोडक्ट भी हेल्दी माने जाते हैं। आईटीसी लिमिटेड, आपको पता ही है, इंडियन एमएनसी जो एफएमसीजी कैटेगरीज में है, फूड प्रोडक्ट्स में काफी बड़ा काम कर रही है, इनकी कैटेगरी को हेल्दी माना जाता है। अमूल का नंबर आईटीसी के बाद आता है। अमूल को अपनी रणनीति पे दोबारा सोचना होगा कि ऐसे क्या प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में कि उनकी जो हेल्थ कैटेगरी है वो कम हो गई और अनहेल्दी प्रोडक्ट की लिमिट अमूल में बढ़ गई। ये चिंता की बात है। अडानी विल्मार, आपने देखा होगा फॉर्चून ऑयल, क्योंकि वो मेनली ऑयल बिजनेस में है, अब काफी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में है, उसमें भी हेल्दी कैटेगरी जो है वो सिर्फ 30% है। एग्रोटेक फूड्स, इसमें 26%, पतंजलि का हाल है सिर्फ 25%। बाबा जी हेल्दी फूड की बात बहुत करते हैं, हेल्थ इज गुड, लेकिन 75% सेल जो पतंजलि फूड्स की है वो अनहेल्दी कैटेगरी में आती है। ये बाबा जी को सोचना होगा कि आप जो बोलते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स में है नहीं। उसके बाद जो पतंजलि के बाद जिसका नंबर आता है, आप ध्यान से सुनिएगा इस लिस्ट को, वो है कोका कोला। कोका कोला के मात्र 21% प्रोडक्ट ऐसे हैं, क्योंकि कुछ जूसेस हैं उनके जिनको आप हेल्दी कह सकते हो, बाकी सारे के सारे कोका कोला के प्रोडक्ट अनहेल्दी कैटेगरी में आते हैं। नेस्ले कहने को बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन अनहेल्दी प्रोडक्ट बनाती है। इसीलिए ये सोचने की बात है कि जिसका इमेज इतना अच्छा है, हाइजीन की वो बात करते हैं, लेकिन हेल्थ की बात क्यों नहीं करते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैरिको इंडस्ट्रीज, ये भी अनहेल्दी कैटेगरी में आ रही है। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स भी अनहेल्दी कैटेगरी में ज्यादा है, ऑलमोस्ट सिर्फ 9% ऐसे हैं जो हेल्दी कैटेगरी में है। डाबर, जो अपने आप को आयुर्वेदा या हर्बल या नेचर से क्लोज मानते हैं, उनके भी मात्र 8% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हेल्दी में आते हैं। पेप्सी कोला, चिप्स हो या आपके बेवरेजेस हो, मात्र 6% जो उनके प्रोडक्ट है वो हेल्दी में है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 94% प्रोडक्ट जो रेवेन्यू आता है वो अनहेल्दी कैटेगरी से आता है। इसी तरह से हिंदुस्तान लीवर, कहने को बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन अनहेल्दी कैटेगरी में काम करते हैं। ब्रिटानिया 4%, मॉन्डेलिस 4% और पार्ले प्रोडक्ट 1%, जो प्योर बिस्किट, हाई शुगर हाई फैट के प्रोडक्ट बनाती है, हर हाई कार्बोहाइड्रेट के। दोस्तों सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी कंपनियां इतना बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाती हैं, तो हेल्दी प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रही? हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को अनहेल्दी प्रोडक्ट खिला के प्रॉफिट बढ़ाना, ये कौन सा बिजनेस है? सवाल इस बात का है कि वो तो व्यापारी हैं, उनको तो पैसे से मतलब है। हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? हमारे देश के इतने सारे एनजीओज क्या कर रहे हैं? इतने सारे मीडिया चैनल क्या कर रहे हैं? समाज की बात तो कोई नहीं कर रहा। सुबह से शाम हम राजनीति की बात करते हैं। क्या एफएसएसएआई अपनी फूड कैटेगरी को दोबारा देखेगी? क्योंकि देखिए क्या होता है, जब एफएसएसएआई ने एक दिखावा किया कि हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड के अंदर आप फोर्टिफिकेशन करके क्या तीर मारें? जब प्रोडक्ट अपने आप में ही अनहेल्दी है, उसमें आप मिलीग्राम या माइक्रोग्राम थोड़ा सा विटामिन छिड़क दोगे, तो उससे क्या होने वाला है? इनफैक्ट उससे कंज्यूमर को धोखा और होता है, क्योंकि अनहेल्दी प्रोडक्ट पे माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन करके कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा लोगो F+ का लगा देती हैं, जिससे पता लगता है ये फोर्टिफाइड प्रोडक्ट है, मतलब हेल्दी हो गया। एक जंक फूड के अंदर आप अगर थोड़ा सा विटामिन छिड़क दोगे और उस पर बड़ा बड़ा F+ लगा दोगे, तो कंज्यूमर तो धोखे में आ जाएगा कि ये तो हेल्दी प्रोडक्ट हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं। ये है हमारे यहाँ पे फॉल्टी लेबलिंग सिस्टम हिंदुस्तान का। और वो क्यों है? क्योंकि इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जितनी मल्टीनेशनल है, 20 में से 7, सब की सब गवर्नमेंट के साथ लगातार लॉबिंग करते रहती है। जो सबसे ज्यादा अनहेल्दी प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करती है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट के कानून सख्त हो गए, लेबलिंग के कानून सख्त हो गए, तो फिर ये जंक कैसे बेच पाएंगे? ये समझना होगा। और हमारी सरकार भी उनके दबाव में आकर
जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ करने की पूरी छूट दे देती है और हम लोग समाज में बैठे हुए उफ भी नहीं करते, चिंता भी नहीं करते। इसीलिए ये कहा गया है कि जो कंपनियां, फूड कंपनी, जो बड़ी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको सबसे पहले अपने कंपनी में, अपने वेबसाइट पे, अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपनी हेल्थ पॉलिसी तो लिखनी चाहिए कि क्या उनके प्रोडक्ट हेल्दी हैं या नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन तो दें। फिर ये कहेंगे हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, तो सबसे पहले एफएसएसएआई को हेल्दी फूड की डेफिनेशन, आप जंक फूड की तो डेफिनेशन बना नहीं सकते, क्योंकि जब आपको पता है कि 2000 में से 1500 जंक फूड है, तो उसमें टेक्निकल फ्लॉज निकलते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। हेल्दी फूड की डेफिनेशन तो बना सकते हो कि फूड मस्ट हैव मिनिमम 10% प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, कुछ तो लिख सकते हो आप। और पहली बार तो हो नहीं रहा। अगर हमें समझ नहीं है, तो दुनिया में तो बहुत सारे देशों ने इसके बारे में काम किया है, हम दूसरों से भी तो सीख सकते हैं। हम क्यों चाहते हैं कि हम बगैर सीखे कुछ ओवरनाइट अच्छा कर जाएं? ऐसा होता नहीं। इसीलिए इस बात को समझना होगा। तो पहली बात तो यह है कि कंपनियां और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह डिक्लेरेशन देना चाहिए कि क्या उनके प्रोडक्ट हेल्दी कैटेगरी में हैं, और अगर हैं तो कितने हैं, और बाकियों को सुधारने के लिए वो क्या कर रहे हैं। कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को इतना कमिटमेंट तो अपने मैनेजमेंट से लेना चाहिए कि मिनिमम 50% प्रोडक्ट हम ऐसे बनाएंगे जो हेल्दी होंगे। अब बाकी जंक खिलाते रहिए, लेकिन कम से कम 50% तो हेल्दी फूड बनाइए। क्या ऐसा कमिटमेंट ये जितनी बड़ी कंपनियां, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजमेंट देश की जनता को दे पाएगा? आप सवाल करिएगा जब भी किसी बड़े आदमी से मिलते हैं। दूसरा, जब आप बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, तो आपने बच्चों की डेफिनेशन क्या लिखी है? उनको तो अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। जंक फूड जब आप बच्चों की तरफ टारगेट करके बेचने का प्रयास करते हैं, अनहेल्दी फूड जब बच्चों को टारगेट करके मार्केटिंग की जाती है, तो क्या ये समाज सेवा है या समाज के साथ खिलवाड़ है? क्या इस पे कम्युनिकेशन पॉलिसी उनकी क्या होगी? क्या इनको लिखना चाहिए आपको चिप्स बनाना है बनाइए, कोला बनाना है बनाइए, लेकिन आप उसको प्रमोट मत करिए। जैसे सिगरेट को हम प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेहत के लिए, जिसको खरीदना अपनी इच्छा से खरीदे, प्रमोट मत करो, एनकरेज मत करो जंक फूड। क्या इस तरह की कोई कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं? क्या हम इस बात के लिए भी प्रयास कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत गरीब लोग हैं, उनको भी कन्वीनियंस फूड चाहिए, उनको भी प्रोसेस फूड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। हमारे फूड की कॉस्ट कम कैसे हो? क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, बाकी दुनिया भर के खर्चे हैं। क्या हम इस पे कुछ प्रयास करने का एक्शन प्लान बना सकते हैं कि हम अपने फूड के प्राइसेस कम करेंगे? बेसिक इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके पास बड़ा अच्छा बहाना है कहने का, जी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो यही होगी कि आप गरीब से गरीब आदमी को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। तभी तो आपकी नॉलेज का फायदा है, नहीं तो जंक बनाने में कौन सा दिमाग लगता है। क्या कभी कंपनियां अपनी जो पॉलिसी है कि किस तरह से वो न्यूट्रिशन प्रमोट करें सोसाइटी में, इसके बारे में कोई एक्शन प्लान बताएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबल एडवोकेसी पॉलिसी है, ये दुनिया भर में गाइडलाइंस हैं एडवोकेसी पॉलिसी की, जिसको हम लॉबिंग बोलते हैं। क्या ये कंपनियां इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉलो कर रही हैं एडवोकेसी पॉलिसी की, या सिर्फ जाके वन टू वन ब्यूरोक्रेट से मिलकर, अधिकारियों से मिलके, कभी नोटिफिकेशन को डिले करवाना, कभी नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट ना होने देना, यही लॉबिंग करती हैं? क्या हम कभी इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे? ये सब मल्टीनेशनल है, बाकी देशों में करती हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो पाता? तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप कहेंगे विजय जी ये सब, इसका आधार क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसका आप इंटरनेट पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव इंडिया इंडेक्स 2023। एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के नाम से आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दूं ताकि आप आसानी से डाउनलोड कर सकें। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब आप बाजार जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट देख के, उनके ब्रांड देख के,
आप क्या सोच के जाते हैं? आपको लगता होगा ना कि ये बहुत अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है। संभल जाइए। एडवर्टाइजमेंट्स और मार्केटिंग पुश के पीछे आपकी हेल्थ नहीं, प्रॉफिट मोटिव होता है। कहने को कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि मेरा प्रोडक्ट खराब है, जब तक वो हेल्थ के नाम पे नहीं बेचेंगे, आप कैसे खरीदेंगे? इसीलिए अगर कंपनियां आपको धोखे में रखती हैं, भ्रम पर रखती हैं, आपको तो जागना होगा। इसीलिए इन वीडियोस का मकसद यही होता है कि हम जागरूक इंसान कैसे बने। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, खासकर बच्चों के साथ जरूर चर्चा करिएगा, क्योंकि आपका परिवार और आपकी सेहत आपके लिए सबसे जरूरी है। आपने वक्त निकाला, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि क्या इस तरह की चर्चा आपके लिए लाभदायक है या नहीं। फिर मिलेंगे। फिलहाल धन्यवाद।